नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा देश एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना महामारी अपने आप में बहुत ही भयंकर अवतार लेकर उपस्थित हुई है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, उनका मनोबल हमेशा जो है बढ़ाते रहें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये जो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो डिफरेंट ट्रांसलेशन सेंटेंस ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, ये उसका एक अगला भाग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में खास तौर पर सीखने वाले हैं यूज ऑफ देयर इन ट्रांसलेशन। तो देयर का इस्तेमाल आप ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं। और ये बहुत खास है। खास इसलिए भी है कि पहले मैं एक बात को स्पष्ट करूं कि आप जानते हैं कि ये जो दोनों भाषाएं हैं, हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि जैसा कि सामान्य तौर पर होता है कि हर भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है, अपना एक अलग नेचर होता है, उसके ग्रामेटिकल प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, उनके सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके लिए बिल्कुल अलग अलग नियम होते हैं। तो कुछ वाक्य, एक सेंटेंस एक भाषा में पूर्ण होता है और ठीक वही वाक्य अगर हम उसका रूपांतरण दूसरे रूप में कर दे, दूसरे भाषा में कर दे, तो वो इनकम्प्लीट होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस है, मान लीजिए कि एक लड़का है। एक छोटा सा सेंटेंस, एक लड़का है। तो एक लड़का है हिंदी के हिसाब से अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, एक लड़का है। लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, एक लड़का है यानी कि ए बॉय इज या अ बॉय इज, तो ये इनकम्प्लीट है। आपको लगेगा कि अरे ये तो सेंटेंस पूरा हुआ ही नहीं, आपको लगेगा कि ये तो काफी अधूरा है। तो अ बॉय इज जब एक सेंटेंस हुआ तो ये अपने आप में इंग्लिश की प्रकृति के आधार पर अधूरा है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कि एक और सेंटेंस लेते हैं, एक राजा था। तो एक राजा था, अगर आप इसे अनुवाद करें, बिल्कुल लिटरली अगर अनुवाद करने की कोशिश करें, तो अ किंग वॉज, तो ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट लगेगा आपको। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों भाषाओं की प्रकृति अलग अलग है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। इन दोनों भाषाओं का नेचर, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग होने के कारण इंग्लिश में इस वाक्य का ट्रांसलेशन ऐसे नहीं हो सकता है और इसीलिए देयर का यूज करना पड़ता है कि कुछ ना होते हुए भी वहां देयर लगाते हैं। इसे हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इंट्रोडक्टरी का मतलब इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्टरी बना है, आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्टरी मतलब एक परिचय के लिए। तो वो सेंटेंस जब तक आप देयर ना लगाएं तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट जैसा फील होगा। एक लड़का है तो आप इसे कहेंगे देयर इज अ बॉय, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस हिंदी में, आप छोटा सा एक वाक्य कहते हैं, पानी है। पानी है, कहीं पानी गिरा हुआ है, आप कहे या फिर पानी रखा हुआ है, आपने कहा पानी है। तो हिंदी की प्रकृति के अनुसार ये सही है, लेकिन इंग्लिश के अनुसार वाटर इज गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देयर इज वाटर। पानी है, देयर इज वाटर। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों भाषाओं की प्रकृति अपने आप में भिन्न होती है और इसी भिन्नता को दूर करने के लिए देयर का यूज होता है, खासतौर पर इंट्रोडक्टरी फॉर्म में, यानी कि परिचय के फॉर्म में। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाऊं जहां पर विशेष तौर पर देयर का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है, खास तौर पर, विशेष तौर पर। तो चलिए मैं आपको पहले वो सेंटेंस दिखाता हूं और फिर आपको स्पष्ट करता हूं। एक और बात दोस्तों मैं बता दूं कि कई ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर जिनका अनुवाद आप बिना देयर का यूज किए भी कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस बहुत इनकम्प्लीट जैसा फील होगा, बहुत अधूरा होगा और आपको खुद भी लगेगा। और विशेष तौर पर एग्जामिनर इस तरह के सेंटेंस से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। मैं आपको पहले उसका एग्जाम्पल दूं और फिर मैं अलग अलग देयर के सेंटेंस को बताऊं। तो चलिए, एक सेंटेंस है, टेबल पर एक किताब है। एक वाक्य है, टेबल पर एक किताब है। तो आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अ बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन ये फिर भी आपको थोड़ा सा अधूरेपन का
एहसास दे रहा होगा। हालांकि ये सेंटेंस गलत नहीं है, ग्रामेटिकली ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन जब बात आती है एग्जामिनर को इंप्रेस करने की तो आप इसे ऐसे करेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं हिंदी में भी कई बार दो तरह की हिंदी बोली जाती है। एक हिंदी वो जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, ये दोस्तों से बात करने के लिए या आपस में बात करने के लिए भाषा ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उस हिंदी को लिखने में यूज करने लगते हैं तो आप देखिएगा कि हमारी भाषा, शैली, बोलने का स्तर, स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ लिखने के समय उस हिंदी का बिल्कुल रूप ही अलग हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है इंग्लिश की प्रकृति के अनुसार कि जब हम अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कह देते, अ बुक इज ऑन द टेबल, ग्रामेटिकली ये भी सही था लेकिन ये इंप्रेसिव नहीं था। तो अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो इस तरह के वाक्यों में इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे और इसे ऐसे लिखेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। एक और उदाहरण मैं देता हूं तो फिर आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, छत पर बिल्लियां हैं, एक सेंटेंस है, छत पर बिल्लियां हैं। तो आप इसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कैट्स आर ऑन द रूफ, कैट्स आर ऑन द रूफ। तो ये सेंटेंस ऐसे भी सही है। लेकिन अगर आप इसे देयर का यूज करके बनाते हैं, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, तो ये सेंटेंस अधिक इंप्रेसिव होता है। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देयर जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है, मैं आपको वो एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं दो चार, और फिर मैं आपको और डिटेल में कुछ बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं जरा। तो सामान्य तौर पर देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाऊं। मन और शरीर, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। अब इसे देखिए ट्रांसलेट करेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा कि इंट्रोडक्टरी देयर है, तो देयर का इस्तेमाल कैसे होगा, सामने, पहले। तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। एक और वाक्य मैं आपको दिखाऊं। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो क्योंकि कहा मैंने कि इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि देयर का इस्तेमाल पहले। देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। समझ रहे हैं? ओके, मैं अब आपको देयर से नेगेटिव सेंटेंस में मैं देयर का यूज करके आपको दिखाऊं कि बहुत सारे ऐसे नकारात्मक सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। कुएं में सांप नहीं है, कुएं में सांप नहीं है, एक वाक्य है, कुएं में सांप नहीं है। तो देयर इज नो स्नेक इन द वेल, देयर इज नो स्नेक इन द वेल, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नॉट अ स्नेक इन द वेल, देयर इज नॉट अ स्नेक इन द वेल। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जगह देयर का यूज हो रहा है, बस सेंटेंस का फॉर्मेशन मैंने हल्का सा चेंज किया है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था में कोई जगह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी संस्था में कोई जगह नहीं है। तो चलिए इंट्रोडक्टरी देयर से देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर सच पीपल इन आवर इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो प्लेस फॉर सच पीपल इन आवर इंस्टीट्यूशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे बेहतर ढंग से समझा होगा। मैं अब आपको कुछ और सेंटेंस दिखा रहा हूं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जो प्रश्नवाचक जो वाक्य जो होते हैं उनमें देयर का यूज कैसे होता है। और इसमें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि देयर केवल इंट्रोडक्टरी नहीं, सेंटेंस के मिडिल में कई बार सेंटेंस को ऐड करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं भी इसका यूज हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं। दोस्तों मैंने जैसा कि कहा है कि मैं आपको सेंटेंस को दोनों वाइस वर्सा फॉर्म में दिखाते हुए चलता हूं, कई बार हिंदी से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से हिंदी।
सामान्य तौर पर मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करना काफ़ी सहज होता है। सहज इसलिए क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी अपनी मातृभाषा है, और अधिकांश आप में से जो लोग होंगे उनका मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि हिंदी पर पकड़ थोड़ी सी बेहतर होगी इंग्लिश की तुलना में, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने आसपास लोकल मोहल्ले साथियों के साथ, थोड़ी सी पकड़ हमारे उसमें बेहतर हो जाती है इंग्लिश की तुलना में। तो इसलिए इंग्लिश से हिंदी जब आप अनुवाद करते हैं तो क्योंकि आपका ये लक्ष्य भाषा है, तो लक्ष्य भाषा में टारगेट लैंग्वेज होने के कारण आप अपने अनुसार उसे तोड़ मरोड़ कर काफी अच्छे से लिख सकते हैं। बस आप केवल सोर्स लैंग्वेज से अगर आप उसका मीनिंग समझ लें तो आसान हो जाती है। दिक्कत होता है अधिकांश स्टूडेंट जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इसलिए मेरा फोकस वहां ज्यादा है। बट फिर भी मैं आपको एक आध दो सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी में भी समझाता हुआ चलता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप और भी आपकी समझ जो है विकसित हो सके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक वाक्य देखते हैं। पहला, व्हाई विल देयर नॉट बी पीस इन द वर्ल्ड? व्हाई विल देयर नॉट बी पीस इन द वर्ल्ड? तो चलिए इसे हम अनुवाद करते हैं। दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी? दुनिया में शांति क्यों नहीं रहेगी? तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। एक और वाक्य लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा। कौन ईमानदार बनना चाहेगा? कौन ईमानदार बनना चाहेगा जहां ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है? कौन ईमानदार बनना चाहेगा जहां ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं है? अब देखिए इस सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल बिल्कुल सेंटेंस के बीच में हम लोग करने वाले हैं। कैसे? हु विल want to be honest? Who will, कौन ईमानदार बनना चाहेगा? Who will want to be honest? Where there is no place for honesty. Where there is no place for honesty. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा कि देयर का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो देयर मूल रूप से इंट्रोडक्टरी फॉर्म में अधिक इस्तेमाल होता है ऐसे सेंटेंस में जहां पर आपको थोड़ा सा अधूरापन महसूस होगा। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे आपको लगेगा कुछ कमी है, इसलिए आप देयर का इस्तेमाल करते हैं इसको इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैंने पहले बताया है एक लड़का है, अ बॉय इज नहीं कर सकते, देयर इज अ बॉय बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक वैसे ही तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूं देयर से रिलेटेड, जो आप मुझे बनाकर अगले फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे और अपने अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। और साथ ही साथ मैंने जो अपना पिछला वीडियो जो दिया था उसका आंसर भी मैं अपने इस वीडियो में, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पोस्ट करने वाला हूं, तो आप उसे मैच कर सकते हैं। काफी लोगों का आंसर मैंने देखा जो काफी बेहतर था, काफी अच्छा था, और लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। बहुत लोग उसके करीब थे और बहुत लोग बिल्कुल करेक्ट थे, और जो लोग उसके क्लोज थे उनके लिए ये आंसर है। आप उसे मैच करें और कंफर्म करें कि आपने कहाँ गलती किया, थोड़ी बहुत कहाँ चूक रह गई। अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि मैं इस सेशन को इसी तरह लगातार कंटिन्यू रखूं, तो मुझे पसंद आया। मेरा भी बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए तरह तरह के ग्रामेटिकल फॉर्म्स का ट्रांसलेशन आपके लिए लाता रहूं और आपका प्रैक्टिस जो है लगातार जारी रहे। मैं कुछ दिनों तक इसे स्टार्ट रखने के बाद, मैं कुछ और फॉर्म्स के बाद, मैं कुछ दिनों बाद पैराग्राफ ट्रांसलेशन में भी आऊँगा। लेकिन फिलहाल सेंटेंस ट्रांसलेशन के क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्म्स बाकी हैं, तो मैं आपको पहले उसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर करवा पाऊँ, और फिर हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन की ओर भी बढ़ेंगे। दोस्तों ये फ्री टाइम है। फ्री टाइम का अर्थ ये होता है कि जब आपको पता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है और आप कोविड के दौर में चल रहे हैं, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर आप कॉलेज में हैं या फिर प्रिपरेशन में हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो रफ्तार में हैं। तो आपको मोटिवेशन के लिए अपने आप को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा, और लगातार मैं जो इस तरह के सेशन ला रहा हूँ या और भी आपको जो मैंने बुक्स बताए हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है दोस्तों। सेल्फ मोटिवेटेड इसीलिए ताकि आप बेहतर ढंग से जो है अपने आप को तैयार कर पाए एग्जाम के लिए। खैर, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। फिलहाल के लिए जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी
भी आपको इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप उससे वहाँ जुड़ सकते हो। मुझसे अगर कोई भी प्रश्न है तो आप डायरेक्टली डीएम मुझे कर सकते हैं वहाँ। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, मुझसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अब होमवर्क जो मैंने कहा है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं, मैं देखता हूँ होमवर्क। तो सबसे पहला सेंटेंस, देयर वॉज हैप्पीनेस एंड पीस एवरीवेयर। देयर वॉज हैप्पीनेस एंड पीस एवरीवेयर, पहला सेंटेंस। दूसरा, वहां कोई मददगार नहीं होगा। वहां कोई मददगार नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप वहां नहीं गए थे ना। आप वहां नहीं गए थे ना। मैंने आपको ना वाला सेंटेंस आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, और उम्मीद करते हैं कि आपने उसे समझा होगा। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर दोनों फॉर्म का यूज होगा, देयर का भी और उस ना का भी, यानी कि एनामोलस फाइनाइट का भी। तो इसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर सही देंगे। मैंने आपके सेंटेंस मैंने चुना है आपके होमवर्क के लिए। आप वहां नहीं गए थे ना। नेक्स्ट, मेरे सामने कैसे कोई समस्या नहीं है। मेरे सामने कैसे कोई समस्या नहीं है। तो ये 4 वाक्य हैं आपके लिए आज ट्रांसलेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं कंफर्म जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे एक मोटिवेशन जरूर मिलता है, और इच्छा होती है कि मैं और भी अलग अलग तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।